नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ बातचीत की और यूक्रेन रूस संघर्ष की शीघ्र समाप्ति तथा स्थायी शांति के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और इजरायल शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करेंगे। मौसम विभाग द्वारा पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में कोहरे का अनुमान, दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार से 3 दिवसीय यात्रा पर जोहान्सबर्ग में हैं। ये शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जा रहा है। यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। छठी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA के नेताओं की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी बाद में साथी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और G20 सम्मेलन के अंतिम दिन तीसरे सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज कल्याणकारी कार्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने की योजना है। जोहान्सबर्ग से असुनियो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने भारत के लिए जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का महत्व रेखांकित किया है। उन्होंने देश के प्रमुख योगदान और G20 की अध्यक्षता की चिरस्थायी विरासत पर प्रकाश डाला। कल जोहान्सबर्ग में एक विशेष प्रेस वार्ता में श्री दलेला ने कहा कि एकजुटता, समानता और स्थिरता के व्यापक विषय के अंतर्गत इस वर्ष के G20 ने दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता द्वारा चिन्हित 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर एक सशक्त संदेश दिया है। एकजुटता, समानता और निरंतरता विषय के अंतर्गत इस वर्ष G20 ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 4 विशेष प्राथमिकताओं पर एक मजबूत संदेश दिया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिक्रिया को मजबूत करना, निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए धन जुटाना शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर विचार करते हुए श्री दलेला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुशल प्रवास, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के काम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने G20 के लिए 6 कदम उठाने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने G20 के लिए कुछ कदम उठाने के लिए सुझाव दिए हैं। इनमें पहला G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, दूसरा G20 अफ्रीकी कौशल गुणक कार्यक्रम बनाना, तीसरा G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल का निर्माण, चौथा G20 सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप बनाना, पांचवा G20 महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल का निर्माण और आखिरी मादक पदार्थ और आतंकी गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 इनिशिएटिव बनाना शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित मौजूदा घटनाक्रम पर उनकी जानकारी की सराहना की। उन्होंने संघर्ष के शीघ्र समाप्त होने और स्थायी शांति की स्थापना के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।
अमेरिका, यूक्रेन के शीर्ष अधिकारी और फ्रांस, ब्रिटेन तथा जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज जेनेवा में यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी शांति योजना के मसौदे पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इसमें शामिल होंगे। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख एंड्रे यर्मक और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इजरायल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को शीघ्र लाभ मिल सके। श्री गोयल ने कहा कि ये बहुत संभव है कि वे मुक्त व्यापार समझौते के पहले चरण की घोषणा कर दें ताकि इसके लाभ तेजी से मिलने शुरू हो सकें। मुझे लगता है कि ये एक नए व्यापारिक संबंधों के दौर की शुरुआत। अब तो पहले तय करना होगा कि दोनों देशों को क्या मिल सकता है, इस एफटीए में से कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या चीजों पे हम सहूलियत देंगे, चीजें अभी चर्चा में से निकलेंगी। एक संभावना है कि हम पहला फेज एफटीए का पहले तय कर लें और 2 फेजेस में इस पूरे एफटीए को फाइनल किया। भारत और इजरायल ने गुरुवार को समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने आगाह किया है कि जो देश जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए कम जिम्मेदार हैं, उन पर इसके शमन का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। एक रिपोर्ट। ब्राजील में जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन के समापन सत्र के उच्च स्तरीय वक्तव्य में भारत ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव से विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों की कमजोर आबादी की रक्षा करने के लिए वैश्विक समर्थन का आह्वान किया। भारत ने जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए विकसित देशों के निर्णय की सराहना की है। भारत ने न्यायोचित परिवर्तन तंत्र की स्थापना की भी सराहना की है। ये वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समानता और जलवायु न्याय को परिचालित करने में सहायक होगा। भारत ने कहा कि सभी पक्षकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जलवायु महत्वाकांक्षा समावेशी, न्याय संगत और समता मूलक है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी में एसएसएस हिलव्यू स्टेडियम में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने वैश्विक शांति, प्रेम, निस्वार्थ सेवा के वैश्विक प्रतीक के रूप में श्री सत्य साईं बाबा की सराहना की। How to worship God is you have to love others, you have to serve others. That is the best way of worshipping God. That is his great preaching. The life and legacy of Bhagavan Sri Satya Sai Baba continues to inspire millions and millions across the world because of his great preaching. उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा ने मानवता को सर्वोपरि रखने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। Bhagavan Satya Sai Baba dedicated his entire life to the upliftment of humanity, transcending boundaries of caste, religion, class and nationality. His work and life exemplify the true spirituality is inseparable from daily life, emerging through compassion, service and the sincerity of our action. गृह मंत्रालय ने आज कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने का प्रयास नहीं करता है। मंत्रालय का कहना है कि शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार का इस मामले में विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया जाएगा। खान मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी करेगा।
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में खनिज विकास का नया दौर शुरू होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने 5 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के बहुस्तरीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के संचालन और उसमें मदद करने में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी साइबर धोखेबाज हैं जो राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर दर्ज लगभग 10 साइबर अपराध शिकायतों से जुड़े हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज चौथा दिन है। इस मंच पर फिल्म निर्माता, रचनाकार और सिने प्रेमी कहानियों, जुनून तथा अविस्मरणीय पलों को साझा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। इफ्फी में आज का दिन कला, प्रेरणा और उत्सव का एक खूबसूरत मिश्रण बना हुआ है। अभिनेता अनुपम खेर ने आज पणजी की कला अकादमी में मास्टर क्लास ली। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने आसपास हमेशा प्रेरक तथा भावनाओं से भरपूर माहौल बनाने पर जोर दिया। इस बीच इफ्फी में शानदार फिल्मों का दौर जारी है। आज का दिन देशभक्ति के जोश के साथ शुरू हुआ। फिल्म मेकर डिम्पल दुग्गर की फिल्म लोकमाता अहिल्याबाई फेस्टिवल में दिखाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाने के लिए ये फिल्म बनाई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राज्य सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने लोगों को मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। आज दिखाई जा रही फिल्मों में मुख्य रूप से चंबल भी शामिल है। इसके अलावा असमिया फिल्म सीकर के फिल्म निर्माताओं ने विशेष बातचीत के दौरान क्षेत्रीय फिल्मों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। इस फिल्म में जुबीन गर्ग ने अदाकारी की थी। चलते चलते बता दें कि कांस में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली नॉर्वे की फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू का आज प्रीमियर हुआ। क्रिटिक्स की तारीफ पाने वाली ब्राजील की फिल्म आई ओनली रेस्ट इन द स्टॉर्म भी आज दिखाई गई। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। एक अध्ययन में पाया गया है कि समुद्र के कई हिस्सों में पारे का स्तर बढ़ रहा है। अध्ययन में 1990 और 2021 के बीच ब्रिटेन के समुद्र तटों पर फंसे 738 हार्बर पोर्पोइस लेवरों के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि समय के साथ पारे का स्तर बढ़ा है और जिन जानवरों में इसका लेवल ज्यादा होता है उनके इन्फेक्शन वाली बीमारियों से मरने की आशंका भी ज्यादा होती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। आज अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। भारत के लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य सेन ने आज फाइनल मुकाबले में जापान के यूशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराकर इस वर्ष का अपना पहला खिताब जीता। लक्ष्य ने कल सिडनी में हुए रोमांचक सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के चोऊ तेन-चेन को हराया था। गुवाहाटी में भारत के साथ जारी दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 458 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आज कल के स्कोर 6 विकेट पर 247 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा के साथ बातचीत की और यूक्रेन रूस संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और स्थायी शांति के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और इजरायल शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करेंगे। मौसम विभाग द्वारा पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में कोहरे का अनुमान, दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।